नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों सुपर टेट एग्जाम के लिए कई सब्जेक्ट एक साथ देखेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इस वीडियो में दोस्तों तार्किक ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और साथ में हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और उसके बाद दोस्तों सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रमुख शोध संस्थान जो हैं उनसे संबंधित कुछ तथ्य देखेंगे, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। और लास्ट में उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके भी देखेंगे। तो यह पूरा वीडियो आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों तार्किक ज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, देखिए, लेखक और पुस्तक यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर दोस्तों संबंध बताना है। देखिए, यहाँ पर आपको देखना है लेखक और पुस्तक में जो संबंध है वही संबंध चारों विकल्पों में से किसमें है, आपको यही बताना है। ठीक है, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा इस प्रकार के प्रश्नों में कि क्या संबंध है। आप देखिए लेखक और पुस्तक में क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, लेखक जो होता है वह क्या करता है, पुस्तक लिखता है। लेखक क्या करता है, पुस्तक लिखता है। और उसी प्रकार से इसका जवाब क्या होना चाहिए, इसका जवाब होना चाहिए यहाँ पर देखिए आपका संगीतकार जो होता है दोस्तों वह गीत लिखता है। तो यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस प्रकार से लेखक जो होता है वह पुस्तक लिखता है, उसी प्रकार से संगीतकार जो होता है वह गीत लिखता है। इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा, सी ऑप्शन भरा जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर देखिए पायरिया और दांत लिखा गया है। जो संबंध पायरिया और दांत में है वही संबंध एक्जिमा और किसमें है, आपको यह बताना है। यहाँ पर खाली स्थान में आपको भरना है। फुफ्फुस है दिया है, नेत्र है, त्वचा है, हृदय है, क्या भरा जाएगा आपको यह बताना है। तो आप लोग सोच करके बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। देखिए दोस्तों, पायरिया और दांत में क्या संबंध है पहले आपको यह देखना चाहिए। पायरिया क्या है दोस्तों, पायरिया एक दांत का रोग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। पायरिया एक दांत का रोग होता है। उसी प्रकार से एक्जिमा दोस्तों यह किसका रोग है, आपको यह बताना है। तो एक्जिमा दोस्तों याद रखिएगा यह त्वचा का रोग है, इसलिए आपका यहां पर क्या भरा जाएगा, सी ऑप्शन भरा जाएगा। उत्तराखंड देहरादून, यहां पर दोस्तों आपको बताना है जो संबंध उत्तराखंड का देहरादून से है वही संबंध मिजोरम का किससे है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है आइजोल, कोहिमा, शिलांग, दार्जिलिंग। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। इसलिए आपका यहां पर पूछा गया है कि मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाएगी। आपको पहले में संबंध खोजना है, किस प्रकार का संबंध है, वही संबंध आपको दूसरे में भी रिलेट करना है। ठीक है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और मिजोरम की राजधानी आइजोल है, इसलिए आपका यहां पर ए ऑप्शन सही है। अपराध और न्यायालय, अपराध का जो संबंध न्यायालय से है वही संबंध रोग का किससे है, डॉक्टर से है, दवा से है, अस्पताल से है या उपचार से है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से अपराध का फैसला न्यायालय में होता है, कहां होता है, न्यायालय में होता है, उसी प्रकार से दोस्तों रोग का उपचार या रोग का निवारण कहां होता है, अस्पताल में होता है। तो यहां पर आपका क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर भी आप लोग कमेंट में बताते हुए चलिए। कैक्टस का संबंध कांटे से है, जो संबंध कैक्टस का कांटे से है वही संबंध भेड़ का किससे है, आपको यह बताना है। मांस से, ऊन से, दूध से या चरना से। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, कैक्टस की जो पत्तियां होती हैं वह कांटे में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से भेड़ के जो बाल होते हैं दोस्तों वह ऊन में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए आपका यहां पर क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उषा काल और संध्या काल लिखा गया है। उषा काल का जो संबंध संध्या काल से है वही संबंध चारों विकल्पों में किससे है। ठीक है, तो आपको यह बताना है। आप लोग बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि उषा काल और संध्या काल में क्या संबंध है, वही संबंध आप जो है विकल्पों से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप, उषा काल का विपरीत क्या होता है, संध्या काल होता है। क्या होता है, उषा काल का विपरीत जो है संध्या काल होता है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे गर्मी का विपरीत क्या होता है, ठंड होता है या ठंडी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भैंस का जो संबंध चमड़ा से है वही संबंध भेड़ का किससे है, आपको यह बताना है। ऊन से, कपास से, फर से या रेशम से। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, भैंस से चमड़ा प्राप्त होता है और उसी प्रकार से भेड़ से क्या प्राप्त होता है, भेड़ से दोस्तों ऊन प्राप्त होता है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आलसी का जो संबंध कार्य से है वही संबंध अल्पभाषी का किससे है, आपको यह बताना है। निरीक्षण से, बोलना से, धोखा से या कार्य से। यहां पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से
कार्य ना करने वाले को क्या कहते हैं? आलसी कहते हैं। जिस प्रकार से कार्य ना करने वाले को आलसी कहते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? अल्पभाषी कहते हैं। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन भरा जाएगा, बोलना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहां से दोस्तों आपका शब्दों का वर्गीकरण टॉपिक शुरू है। यह भी आपके सिलेबस में दिया गया है और यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। पहला है, निम्न में सबसे अलग कौन है? आपको यह बताना है। चारों विकल्पों में सबसे अलग क्या है आपको यह बताना है। हैजा, पीलिया, एड्स, आंत्रज्वर। चारों में सबसे अलग क्या है? देखिए दोस्तों यहां पर एड्स जो लिखा गया है, यह जो है एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। जबकि यहां पर कालरा, जॉइंडिस और टाइफाइड दोस्तों यह जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, तो इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह चारों विकल्पों में सबसे अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, टैगोर, रमन, भास्कर, खुराना, इन चारों में सबसे अलग क्या है आपको यह बताना है। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, रमन और खुराना और टैगोर ये सभी दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। जबकि भास्कर दोस्तों, इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है, यह नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों चारों विकल्पों में सबसे अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, धूमकेतु, इन चारों में सबसे अलग क्या है आपको यह बताना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी ये सभी क्या है? ये सभी ग्रह हैं। जबकि यहां पर दोस्तों धूमकेतु क्या है? यह कोई ग्रह नहीं है, यह एक प्रकार का पुच्छल तारा होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गीता, कुरान, बाइबिल और महाभारत चारों में सबसे अलग क्या है आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, गीता, कुरान और बाइबिल ये तीनों क्या है? ये तीनों दोस्तों एक धर्म ग्रंथ है। जबकि यहां महाभारत जो लिखा है, यह दोस्तों एक काव्य ग्रंथ है। इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संदेश, सूचना, पदार्थ और सामग्री चारों में सबसे अलग क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर सामग्री जो लिखा गया है, यह क्या है? यह दृश्य होता है। सामग्री दृश्य होता है। जबकि दोस्तों संदेश क्या होता है? यह अदृश्य होता है। सूचना भी अदृश्य होता है। पदार्थ भी अदृश्य होता है। कुछ गैसीय पदार्थ होते हैं, वह अदृश्य होते हैं। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, गिटार, वीणा, बांसुरी और सितार चारों में सबसे अलग क्या है आपको यह बताना है। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे गिटार, वीणा और सितार इन तीनों को दोस्तों कैसे बजाया जाता है? हाथ से तार को खींचकर बजाया जाता है। ठीक है, जबकि बांसुरी को दोस्तों मुख से सांस द्वारा बजाया जाता है। इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। वृत्त, अंडाकार, गोलक और त्रिभुज चारों में अलग क्या है आपको यह बताना है। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, त्रिभुज जो है इसमें भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में भुजाएं होती हैं। जबकि दोस्तों वृत्त, अंडाकार और गोलक इन तीनों में कोई भुजा नहीं होती है। इसलिए ये तीनों एक समान है और त्रिभुज यहां पर अलग है। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। पीतल, तांबा, स्वर्ण और लोहा चारों में अलग क्या है? देखिए दोस्तों, यहां पर जो पीतल लिखा गया है, यह क्या है? यह एक मिश्र धातु है। जबकि दोस्तों तांबा, स्वर्ण और लोहा ये मिश्र धातु नहीं है। इसलिए आपका यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा और वैगई इन चारों में सबसे अलग क्या है आपको यह बताना है। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर जो कावेरी नदी है और कृष्णा नदी है और वैगई नदी है, ये तीनों दोस्तों इनकी जो धारा होती है ये पूर्व की तरफ होती है, मतलब पूर्व की तरफ बहती है। जबकि यहाँ नर्मदा जो है दोस्तों, यह पश्चिम की तरफ बहती है। इसकी धारा जो होती है वह पश्चिम की तरफ बहती है। इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फलना, फूलना, समृद्ध होना, संपन्न होना, उत्तेजित होना चारों में अलग क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा है फलना फूलना, समृद्ध होना, संपन्न होना, ये तीनों क्या है? ये तीनों दोस्तों समानार्थी शब्द हैं। जबकि यहाँ उत्तेजित होना इनसे अलग है, इनसे अलग है। इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीपल, धनिया, रोजमेरी और पुदीना चारों में अलग क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लिखा है धनिया और रोजमेरी और पुदीना, ये तीनों दोस्तों क्या है? ये घास के एक प्रकार हैं। जबकि यहाँ पर जो पीपल लिखा गया है दोस्तों, यह क्या है? एक वृक्ष है। इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कोलकाता, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, हल्दिया चारों में अलग क्या है आपको यह बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोलकाता, विशाखापट्टनम, हल्दिया ये तीनों दोस्तों बंदरगाह वाले शहर हैं। जबकि यहाँ बेंगलुरु यह बंदरगाह वाला शहर नहीं है। इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से क्या हमेशा न्याय से संबंधित है? आपको यह बताना है। लोकतंत्र, वैधता, एकतंत्र, पाखंड। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों वैधता। वैधता दोस्तों हमेशा न्याय से संबंधित है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजर, पत्ता गोभी, आलू, अदरक, चुकंदर एक समूह दिया गया है। समूह में से 4 विकल्प दिए गया है, आपको बताना है चारों में अलग क्या है। पत्ता गोभी, गाजर, आलू, चुकंदर। यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों पत्ता गोभी। पत्ता गोभी दोस्तों यह जमीन के ऊपर होता है, जबकि गाजर, आलू, चुकंदर यह सभी जमीन के अंदर होती है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अक्षर समूहों का वर्गीकरण से कुछ प्रश्न है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिए। पहला है GKQS और TQNK, LJ, GE और BDFG चारों में अलग क्या है, आपको यह बताना है। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों ए ऑप्शन में सभी क्या हैं, सभी व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट हैं, और बी ऑप्शन में भी सभी कॉन्सोनेंट हैं, और डी ऑप्शन में भी सभी कॉन्सोनेंट हैं, जबकि यहां सी ऑप्शन देखेंगे दोस्तों इसमें सभी कॉन्सोनेंट नहीं है। यहां पर देखिए ई लिखा हुआ है, ई क्या है, एक स्वर है, ठीक है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सबसे अलग है, क्योंकि इसमें सभी व्यंजन नहीं है, एक अक्षर यहां पर क्या है, स्वर भी है, बाकी तीनों में सभी व्यंजन हैं। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यहां पर भी दोस्तों आपको बताना है चारों विकल्पों में सबसे अलग क्या है, कौन सा विकल्प चारों में सबसे अलग है। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों पहला जो लिखा है PKQJ, इनमें क्या संबंध है आपको यह देखना है। इसी प्रकार से बी में भी क्या संबंध है सभी अक्षरों में, इसी प्रकार से सी और डी में भी देखना है कि सभी अक्षरों में क्या क्या संबंध है। तो पहले में देखेंगे दोस्तों पी के बाद यहां पर देखिए क्यू लिख रहा है, मतलब कि एक अंक आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार से के बाद यहां पर जे, मतलब कि के में एक माइनस हो रहा है, के में एक माइनस होकर यहां पर जे लिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पहले में एक बढ़ा के लिख रहा है, दूसरे में एक घटा के लिख रहा है। तो इसी प्रकार से आगे देखेंगे एच के आगे क्या है, आई है, मतलब एक अंक बढ़ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से सी के बाद यहां बी लिखा है, मतलब एक अंक माइनस हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से सी ऑप्शन में देखेंगे आप, यहां पर यक्स के बाद वाई है, मतलब कि एक जुड़ रहा है, एक बढ़ रहा है। उसी प्रकार से यस के बाद आप टी देखेंगे, फिर से एक बढ़ रहा है, यहां पर घट नहीं रहा है, और सभी में आप देखेंगे एक घट रहा है दूसरे स्थान पर, और जबकि यहां यस के बाद टी आता है तो एक अंक बढ़ रहा है। यहां पर चौथे में देखेंगे एल के बाद एम प्लस एक बढ़ रहा है। उसी प्रकार से जी के बाद एफ देखेंगे तो यहां पर आपका -1 हो रहा है। तो यहां पर आपका क्या सही हो जाएगा, सब में आप देखेंगे पहले एक अंक बढ़ रहा है, उसके बाद एक अंक घट रहा है, लेकिन सी में आप देखेंगे दोनों में एक एक अंक बढ़ रहा है, इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन सही हो। यहां पर एक वक्तव्य लिखा गया है ए और बी करके, वक्तव्य के माध्यम से आपको वेन डायग्राम बनाना है, और उसके बाद जो निष्कर्ष यहां पर लिखा गया है 1 और 2, आपको बताना है क्या यह सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो चलिए पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं कथन के माध्यम से। कथन है दोस्तों सभी होटल मकान हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक होटल बनाएंगे, ठीक है। होटल को हम एच से दर्शा देंगे। कह रहा है कि सभी होटल क्या है, मकान है, तो एक मकान भी बना देंगे, और मकान को हम किससे दर्शाएंगे, एम से यहां पर दर्शा दे रहे हैं। अब यह दोस्तों क्या दर्शा रहा है, यह दर्शा रहा है कि सभी होटल मकान है। वेन डायग्राम आपका पहला कथन का बनकर तैयार है। दूसरा कथन है कुछ इमारतें होटल हैं, तो यहां पर हम एक इमारत बना देंगे जो कि होटल को टच करते हुए बनेगा, तो यहां पर हम आई से इमारत को दर्शा दे रहे हैं। अब आपका वेन डायग्राम बनकर तैयार है कथन के माध्यम से, ठीक है। अब आपको निष्कर्ष बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है। कुछ इमारतें मकान हैं, क्या कुछ इमारतें मकान हैं, तो यहां पर आप देखेंगे आई जो है इमारत को दर्शा रहा है, यम जो है किसको दर्शा रहा है, मकान को दर्शा रहा है, और ये दोनों देखिए यहां पर जो खाली स्थान है ये किसे दर्शा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि कुछ इमारतें मकान हैं और कुछ मकान इमारत हैं। तो इसका मतलब क्या है, पहला निष्कर्ष आपका यहां पर सही है कि कुछ इमारतें मकान हैं, ठीक है। दूसरा है कुछ इमारतें मकान नहीं है, जब यहां पर पहला सही हो गया कुछ इमारतें मकान है, तो दूसरा यहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ इमारतें मकान नहीं है, यह गलत है, होना चाहिए कुछ इमारतें मकान है। तो इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों पहला निष्कर्ष आपका यहां पर सही है और दूसरा निष्कर्ष यहां पर आपका गलत है, तो इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिर्फ निष्कर्ष 1 उपयुक्त है, ठीक है। चलिए इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं, वेन डायग्राम आपको बनाना है, उसके बाद निष्कर्ष निकालना है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कथन है सभी मेज कुर्सियां हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेज बना देंगे और मेज को हम एम से दर्शा देंगे।
आप टी से भी दर्शा सकते हैं टेबल को। लिखा है सभी मेज कुर्सियां हैं, तो एक कुर्सी भी बना देंगे और कुर्सी को हम दोस्तों के से दर्शा देंगे। ठीक है, आप चेयर को सी से भी दर्शा सकते हैं। अब यह क्या दर्शा रहा है, यह दर्शा रहा है सभी मेज कुर्सियां हैं। दूसरा कथन है दोस्तों कुर्सियां पर्दे नहीं है, तो क्या करेंगे, कुर्सियां पर्दे नहीं है तो पर्दे को हम अलग बना देंगे और पर्दे को दोस्तों हम पी से दर्शा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपका वेन डायग्राम बनकर तैयार है। अब निष्कर्ष आपको निकालना है। निष्कर्ष है मेज पर्दे नहीं है, तो यहां पर देखिए पर्दा को पी से दर्शाया गया है और मेज को एम से दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहां बिल्कुल दोनों दूर दूर है, इसलिए यहां पर आपका पहला तो सही है, मेज जो है पर्दे बिल्कुल नहीं है, इसलिए पहला आपका यहां पर सही है। दूसरा है सभी कुर्सियां मेज है, सभी कुर्सियां मेज हैं, जबकि यहां पर मेज जो है कुर्सी के अंदर दर्शाया गया है, तो इसका मतलब जो है दूसरा आपका यहां पर गलत है। यहां पर सही क्या होता, सभी मेज कुर्सियां हैं, ऐसा होता तब तो सही होता, लेकिन यहां पर सभी कुर्सियां मेज लिखा है, यह आपका गलत है। इसलिए आपका दोस्तों यहां पर केवल पहला सही है, केवल एक यहां पर सही है, डी ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है सभी गेंदें बल्ले हैं, यहां पर दोस्तों सभी गेंदों को बल्ले के अंदर दर्शाना है। दूसरा कथन है सभी विकेट बल्ले हैं, यहां पर सभी विकेट को भी बल्ले के अंदर दर्शाना है। इसका मतलब यह हुआ कि बल्ले के अंदर दोनों को दर्शाना है, गेंदों को भी और विकेट को भी। तो क्या करेंगे, एक दोस्तों बल्ला बना देंगे और इसे हम क्या करेंगे, बी से दर्शा देंगे। अब इसके अंदर दोस्तों हम एक गेंद बना देंगे, गेंद को हम क्या करेंगे, जी से दर्शा देंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से दोस्तों एक विकेट भी बना देंगे और विकेट को हम क्या करेंगे, डब्लू से दर्शा देंगे। यहां पर डब्लू बना दे रहे हैं, डब्लू से ये आपको जो है विकेट को दर्शा रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष है कुछ गेंदें विकेट हैं, यहां पर देखिए कुछ गेंदें क्या हैं, विकेट हैं। तो यहां पर देखेंगे गेंद को जी से और विकेट को डब्लू से यहां पर दर्शाया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे कुछ गेंदें विकेट हैं, तो यह बिल्कुल नहीं है, गेंद यहां पर अलग है, विकेट यहां पर अलग है। इसका मतलब पहला निष्कर्ष तो यहां पर गलत हो गया। कुछ बल्ले गेंदें हैं, दूसरा है कुछ बल्ले गेंदें हैं, तो यहां पर आप देखेंगे बल्ले के अंदर गेंद है, तो इसका मतलब कुछ बल्ले गेंदें नहीं है बल्कि सभी गेंदें बल्ले हैं, ऐसा होता तब सही होता। तो दूसरा भी यहां पर आपका क्या है, गलत है, इसलिए आपका यहां पर क्या सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। कथन है कुछ स्कर्ट बेंचें होती हैं, तो क्या करेंगे, एक स्कर्ट बना देंगे और इसी से टच करता हुआ एक बेंच बना देंगे। यहां पर हम स्कर्ट को यस से दर्शाएंगे और बेंच को बी से दर्शाएंगे। दूसरा कथन है कोई बेंच मेज नहीं है, तो क्या करेंगे, बेंच से दूर हम एक मेज बना देंगे और मेज को हम क्या करेंगे, एम से दर्शा देंगे। अब दोनों कथन के माध्यम से आपका वेन डायग्राम बनकर तैयार है। अब आपको केवल निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष है कुछ स्कर्ट मेज होती हैं, तो यहां पर स्कर्ट और मेज दोनों दूर दूर हैं, तो पहला तो आपका यह गलत हो गया। दूसरा है कुछ बेंचें स्कर्ट होती हैं, तो यहां पर आप देखिए कुछ बेंचें क्या हैं, स्कर्ट हैं। यहां पर बीच में जो खाली स्थान है क्या दर्शा रहा है, कुछ बेंचें स्कर्ट हैं या कुछ स्कर्ट बेंचें हैं, तो दूसरा आपका यहां पर सही है। तीसरा देखेंगे सभी बेंचें स्कर्ट होती हैं, तो सभी बेंचें स्कर्ट नहीं है, कुछ बेंचें स्कर्ट हैं, तो तीसरा आपका यहां पर गलत है। चौथा है कुछ मेजें स्कर्ट होती हैं, तो यहां पर देखेंगे मेज तो दूर है स्कर्ट से, तो इसका मतलब चौथा भी आपका यहां पर गलत है। केवल यहां पर दूसरा आपका सही है, इसलिए केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं, इस प्रकार के प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कथन है कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले शिक्षक बनाएंगे और इसी से टच करता हुआ एक विद्यार्थी बनाएंगे। यहां पर शिक्षक को दोस्तों हम यस से दर्शाएंगे और विद्यार्थी को यहां पर बी से दर्शाएंगे। आगे लिखा है सभी विद्यार्थी क्या हैं, लड़कियां हैं, तो यहां पर आप दर्शाइए सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो लड़कियों को यहां पर हम क्या करेंगे, जी से दर्शाएंगे, गर्ल। ठीक है, गर्ल को जी से दर्शाएंगे। अब आपको निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष है दोस्तों सभी शिक्षक लड़कियां हैं, क्या सभी शिक्षक लड़कियां हैं, गर्ल हैं, तो ऐसा नहीं है, कुछ शिक्षक हो सकते हैं, इसलिए आपका यहां पर पहला गलत है। दूसरा है कुछ लड़कियां शिक्षक हैं, कुछ लड़कियां शिक्षक, कुछ गर्ल क्या यहां पर शिक्षक हैं, तो बिल्कुल सही है, कुछ लड़कियां यहां पर शिक्षक हैं। तीसरा है कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, कुछ गर्ल विद्यार्थी हैं, यह भी सही है दोस्तों, वेन डायग्राम के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है, तो तीसरा भी आपका सही है। चौथा है सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं, सभी विद्यार्थी शिक्षक नहीं है, कुछ विद्यार्थी शिक्षक हैं, इसलिए चौथा यहां पर गलत है, केवल दूसरा और तीसरा यहां पर सही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहां पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन है सभी वैज्ञानिक परिश्रमी हैं, तो क्या करेंगे, पहले वैज्ञानिक बनाएंगे,
वैज्ञानिक को आप किससे दर्शाएंगे, वैज्ञानिक को वी से दर्शाइए या फिर यस से दर्शाइए, साइंटिस्ट जो भी आपको उचित लगे। तो यहाँ पर हम वी लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है सभी वैज्ञानिक परिश्रमी हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऊपर हम परिश्रमी बना देंगे। परिश्रमी को दोस्तों हम पी से दर्शा देंगे, ठीक है। अब यह क्या दर्शा रहा है, यह दर्शा रहा है कि सभी वैज्ञानिक क्या हैं, परिश्रमी हैं। आगे लिखा है कि कोई भी परिश्रमी व्यक्ति निर्धन नहीं है, तो क्या करेंगे, परिश्रमी से दूर हम क्या बना देंगे, निर्धन व्यक्ति को बना देंगे। तो यहाँ हम निर्धन बना दे रहे हैं, इसको निर्धन को हम एन से लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब डायग्राम आपका बनकर तैयार है। अब आपको निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष देखिए, कोई भी वैज्ञानिक निर्धन नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए वी से वैज्ञानिक, कोई भी वैज्ञानिक निर्धन नहीं है, दोनों दूर हैं, इसलिए आपका यहाँ पर पहला तो आपका यहाँ पर सही है। दूसरा है कोई भी निर्धन व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं है, कोई भी निर्धन व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं है, तो निर्धन दूर है और वैज्ञानिक भी दूर है, तो यह भी आपका सही है, तो दूसरा भी आपका यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन है कुछ मछलियां मगर होती हैं, तो क्या करेंगे, एक मछली बनाएंगे और इसी से टच करता हुआ एक मगर बनाएंगे। मछली को दोस्तों हम यफ से दर्शाएंगे, यफ से फिश, और मगर को एम से दर्शाएंगे। आगे है कुछ मगर सांप होते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर मगर को टच करता हुआ एक सांप बना देंगे, ठीक है, और इसे हम यस से दर्शाएंगे। आगे लिखा गया है कोई सांप घोघा नहीं होता है, तो क्या करेंगे, घोघा को हम दूर बना देंगे और इसे हम जी से दर्शा देंगे। आगे लिखा गया है सारे घोघे कछुए होते हैं, तो क्या करेंगे, सारे घोघे को हम कछुआ बना देंगे और कछुए को के से दर्शा देंगे। ये आपका वेन डायग्राम बनकर तैयार है। अब इसके माध्यम से आपको निष्कर्ष निकालना है। पहला है कुछ सांप मछली हैं, यहाँ पर देखिए कुछ सांप क्या है, फिश है या मछली है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों अगर कुछ मछली मगर है और मगर कुछ मगर सांप हैं, तो इसका मतलब कुछ सांप क्या है, मछली भी हैं, इसलिए पहला निष्कर्ष आपका सही है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ मछलियां कछुए हैं, कुछ फिश कछुए हैं, तो यहाँ पर मछली और कछुआ दोनों दूर है, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, मतलब दूसरा निष्कर्ष आपका गलत है, केवल पहला निष्कर्ष सही है, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्कर्ष 1 निकलता है। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कथन है सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो सबसे पहले एक विद्यार्थी बनाएंगे और विद्यार्थी को हम वी से दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो लड़कियां बना देंगे और लड़कियों को हम जी से दर्शा देंगे, गर्ल, ठीक है। वेन डायग्राम पहले कथन का बन गया। दूसरा कथन है कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, तो क्या करेंगे, बना देंगे कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है। प्रतिभाशाली नहीं है का मतलब पी और एन लिख देते हैं, मतलब प्रतिभाशाली नहीं है, ठीक है। अब आपको निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष देखिए, कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कोई विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, तो यह तो गलत है दोस्तों। यहाँ पर होना चाहिए था कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली नहीं है, तब सही होता। यहाँ पर जो है कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली हो सकते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर पहला गलत है। दूसरा है कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली बिल्कुल हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिभाशाली कौन नहीं है, कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली नहीं भी हैं, तो इसका मतलब कुछ लड़कियां प्रतिभाशाली हैं, तो यहाँ पर आपका दूसरा सही है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 सही निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन है कुछ ग्रामीण गरीब हैं, तो बनाएंगे दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण बनाएंगे और इसी से टच करता हुआ एक गरीब बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ हम दर्शाएंगे ग्रामीण को जी से और गरीब को पी से दर्शाएंगे, पी से पुअर, ठीक है। आगे लिखा है सभी गरीब अच्छे लोग हैं, तो सभी गरीब को क्या बना देंगे, अच्छे लोग बना देंगे यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से। और अच्छे लोग को हम क्या दर्शाएंगे, अच्छे लोग को हम ए लिख दे रहे हैं, ठीक है। ए से अच्छे लोग, ACH आप लिख सकते हैं या ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको बताना है कि क्या कुछ अच्छे लोग ग्रामीण हैं, कुछ अच्छे लोग ग्रामीण है, यह निष्कर्ष निकल रहा है, तो बिल्कुल निकल रहा है दोस्तों। कुछ अच्छे लोग क्या हैं, ग्रामीण है। यहाँ पर वेन डायग्राम में देखेंगे टच कर रहा है, तो इसका मतलब पहला निष्कर्ष आपका सही है। दूसरा है कोई भी ग्रामीण अच्छे लोग नहीं है, यह गलत है दोस्तों, कुछ ग्रामीण अच्छे लोग हैं, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पर गलत है, केवल पहला निष्कर्ष निकलता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन है सभी सेब लाल हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेब बनाएंगे और सेब को दोस्तों हम क्या करेंगे, यस से दर्शा देंगे, ठीक है। सभी सेब क्या है, लाल हैं, तो लाल को इसके ऊपर बना देंगे, ठीक है। लाल को हम क्या लिखेंगे, यल लिख दे रहे हैं। सभी सेब लाल हैं, यह दर्शा रहा है। दूसरा कथन है कुछ लाल चीजें फल हैं, कुछ लाल चीजें फल हैं, तो क्या करेंगे, लाल को टच करता हुआ फल बनाएंगे, ठीक है। सेब को नहीं टच करेंगे।
लाल को टच करता हुआ फल बनाएंगे तो फल को हम क्या लिखेंगे, पी और एच लिखेंगे। पी एच से आपका यहाँ पर फल हो गया, डायग्राम बन गया। अब आपको निष्कर्ष बताना है। निष्कर्ष देखिए, कुछ फल सेब हैं। क्या कुछ फल सेब हैं? यह सही नहीं है दोस्तों, कुछ फल लाल हैं, ऐसा होता तब सही होता। तो पहला कथन, पहला निष्कर्ष आपका यहाँ पर गलत है। दूसरा है सभी लाल चीजें फल हैं। सभी लाल चीजें फल नहीं है, कुछ लाल चीजें फल हैं। तो इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष भी यहाँ पर गलत है, इसलिए आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। तो ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ऑप्शन आपके सामने है, करण तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास या संप्रदान तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, ऋण मुक्त, इसका समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह होता है ऋण से मुक्त। यहाँ पर बीच में से आ रहा है और अलग होने का भाव भी प्रकट हो रहा है, मतलब ऋण से मुक्त होने का भाव भी प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। तो अपादान तत्पुरुष समास में क्या होता है, अलग होने का भाव भी प्रकट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, भला मानस में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, भला मानस, भला मानस का अर्थ क्या होता है? भला मानस का अर्थ होता है, भला का मतलब अच्छा, मानस का मतलब मनुष्य, अच्छा मनुष्य। तो यहाँ पर क्या विशेषता बताई जा रही है? मनुष्य कैसा है? अच्छा है। ठीक है, भला मानस है। तो जहां पर विशेषण विशेष्य होता है वहां पर कौन सा समास होता है? याद रखिएगा दोस्तों, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? आपको यह बताना है, मतंग, केसरी, कपि या हरिण। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, केहरी शब्द का आशय होता है सिंह। केहरी का अर्थ क्या होता है? सिंह होता है, और इसका समानार्थी शब्द दोस्तों केसरी होता है, इसको याद रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए हाथी का समानार्थी शब्द क्या है, तो हाथी का समानार्थी मतंग होता है, और बंदर का समानार्थी क्या होता है? कपि होता है, और दोस्तों हिरण का समानार्थी हरिण होता है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, कमल का पर्याय नहीं है। कौन सा कमल का पर्याय नहीं है, आपको यह बताना है। ऑप्शन है पंकज, राजीव, पद्म और जलद। यहां पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर जो जलद लिखा गया है यह कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका पर्यायवाची शब्द है? यह बादल का पर्यायवाची शब्द है, इसको याद रखिएगा। बादल के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे मेघ होता है, अभ्र होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सारंग, जलधर, पयोधि, नीरद, ये सभी दोस्तों बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। बात करेंगे कमल के पर्यायवाची की, तो पंकज, राजीव, पद्य और दोस्तों और भी बहुत से हैं, जैसे अंबुज, वारिज, अरविंद, उत्पल, सरोज, ये सभी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी क्या है, आपको यह बताना है। प्रादुर्भाव, प्रकट, तिरोभाव या उद्भव। यहां पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी शब्द होता है तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव होता है, इसको याद रखिएगा। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। प्रकट, प्रकट का विलोमार्थी दोस्तों या विलोम क्या होता है? अप्रकट होता है या फिर गुप्त होता है। ठीक है, और उद्भव का क्या होता है? उद्भव का दोस्तों अवसान होता है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। यहां पर दोस्तों आपको कृपण का विरुद्धार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन है तंगदिल, उदार, कंजूस, उधार। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, कृपण का विरुद्धार्थी शब्द होता है उदार। यहां पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। और यहां पर ध्यान रखिएगा, कंजूस जो है, जो कंजूस लिखा गया है, यह कृपण का तद्भव रूप है। ठीक है, कृपण दोस्तों तत्सम शब्द है और इसका तद्भव कंजूस होता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन है तस्कर, पत्ता, हाथ, अधेरा। यहां पर आपको बताना है कौन सा तद्भव नहीं है। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे तस्कर, तस्कर जो लिखा गया है यह क्या है? एक तत्सम शब्द है, यह तद्भव नहीं है। जबकि यहाँ पत्ता, हाथ और अधेरा ये तीनों क्या है? एक तद्भव शब्द हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन आपके सामने है बहु, जोग, स्वसुर, ब्याह। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, तत्सम किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं,
तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे आप स्वसुर लिखा गया है। स्वसुर दोस्तों यह संस्कृत का शब्द है और यह एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप क्या होता है? ससुर होता है। स्वसुर का तद्भव ससुर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न अब हम देखेंगे। अगला प्रश्न है तथैव का सही संधि विच्छेद है। क्या है आप लोग बताइए? तथा धन एव, तथ धन एव, तथई धन एव, ता धन थैव। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, तथैव का सही संधि विच्छेद होता है तथा धन एव। क्या होता है? तथा धन एव। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। आपसे पूछा जाए तथैव में कौन सी संधि है, तो आपका जवाब होगा वृद्ध स्वर संधि है। ठीक है, वृद्ध स्वर संधि की ट्रिक क्या है? बीच में दो मात्राएं होती हैं। तथैव में देखिए दो मात्राएं लगी हुई हैं, यहाँ पर आपका वृद्धि संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी? जल धन ओध। जल धन ओध की संधि क्या होगी आपको बताना है। जलोध होगा या जलोध या जलोढ़ या जलौध। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, जल धन ओध का संधि होता है जलौध। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। आपसे पूछा जाए जलौध में कौन सी संधि है, तो आपका जवाब होगा वृद्धि संधि है। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है अनादि, आद्योपांत, समकालीन, समीचीन। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होता है आद्योपांत। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। और याद रखिएगा, जिसका प्रारंभ ना हो के लिए एक शब्द होता है अनादि। और याद रखिएगा, उसी समय होने वाला के लिए एक शब्द होता है समकालीन। और समयोचित तथा तर्कपूर्ण के लिए एक शब्द होता है समीचीन। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, देवताओं का उपवन के लिए एक शब्द क्या होता है आपको बताना है। नंदन कानन, अशोक वाटिका, स्वर्ग या कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, देवताओं का उपवन के लिए एक शब्द होता है नंदन कानन। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन है अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, आंखों का रोग। तो याद रखिएगा दोस्तों, आंख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ होता है मूर्ख धनी। क्या होता है? मूर्ख धनी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अंगूठी का नगीना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है अंगूठी में नागिन होना, सुंदर और सजीला, एक दूसरे से जुड़ना, बहुत कठोर होना। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, अंगूठी का नगीना मुहावरे का अर्थ होता है सुंदर और सजीला। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनिए। ऑप्शन है मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, आपकी मैं श्रद्धा करता हूँ। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध वाक्य है मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न है इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको यह बताना है। सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, या सीता यह कही, सीता यह कहा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, सीता ने यह कहा, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। बाकी तीनों यहाँ पर अशुद्ध हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, सीता ने यह कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, आपको पहचानना है कौन सा है। डोर, रस्सा, धागा, सूत। इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है आपको यह बताना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों डोर। डोर क्या है दोस्तों? एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसको याद रखिएगा। अन्य सभी दोस्तों धागा, रस्सा, सूत ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कवि शब्द का बहुवचन क्या है आपको यह बताना है। कवि, कवियों, कवियां या कवियों। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, कवि का बहुवचन होता है कवियों। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। और याद रखिएगा, जहां किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा, जिस शब्द से किसी के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो वहां पर कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। ठीक है, और बात करेंगे संप्रदान कारक की, तो जहां कोई वस्तु किसी को पूर्ण रूप से दान दी जाती है वहां संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं।
जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करें। ऑप्शन है छत्रोछाया, छत्री छाया, छत्र छाया, छत्र छाया। यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों छत्र छाया। यह बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगला प्रश्न है अहिल्या, कौशल्या, युधिष्ठिर, अनसुईया, इनमें आपको बताना है कौन सा त्रुटिहीन है, मतलब कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों युधिष्ठिर। युधिष्ठिर दोस्तों बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता है आपको ये बताना है। पत्ता, पंख, चिट्ठी, लेख। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों पत्र का अर्थ होता है पत्ता, पंख और चिट्ठी, लेकिन लेख नहीं होता है, इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेख। पत्र शब्द का अर्थ यहां पर कौन सा नहीं है, लेख नहीं है। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। लिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ऑप्शन है योग दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन या उपनिषद। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों आपका सही जवाब है उपनिषद। उपनिषद दोस्तों ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, इसको ध्यान रखिएगा। दुनिया के कई दार्शनिक दोस्तों उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। उपनिषद के बारे में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था। तो याद रखिएगा 17वीं सदी में दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि क्या थी। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की अवधि 1296 से लेकर के 1316 तक थी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। इसका जो साम्राज्य था दोस्तों वह अफगानिस्तान से लेकर के उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। और ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1920, 1857, 1935, 1842। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों 1857 के विद्रोह को ही सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया गया था, जिसमें दोस्तों कारतूस को लगाने से पहले दांत से खींचना पड़ता था। चूंकि कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुस्लिम सैनिक भड़क उठे और परिणाम स्वरूप दोस्तों 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया। ऑप्शन आपके सामने है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों हंटर आयोग ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के महत्व पर अधिक बल दिया था, इसलिए आपका यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा। आपसे पूछा जाए हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना कब और किसने की थी, तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने दोस्तों 1882 में हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद इकबाल, सैयद अमीर अली। यहां पर दोस्तों आपका सही जवाब है सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों सर सैयद अहमद खां ने कब की थी, 1875 में की थी। इसको ध्यान रखिएगा। इस समय दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम क्या था, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, ठीक है, 1875 में। उसके बाद दोस्तों 1920 में इस कॉलेज का नाम क्या हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला है आंधी उत्तर प्रदेश, यह तो सही सुमेलित है। दूसरा है काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, यह भी सही सुमेलित है। काल वैसाखी क्या है, देखिए दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं, जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। इन हवाओं को दोस्तों बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और लू उत्तर पश्चिम भारत, यह भी सही सुमेलित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को लू कहते हैं, ठीक है। आम वर्षा दोस्तों यह उड़ीसा से संबंधित नहीं है, यह कहां से संबंधित है, केरल से संबंधित है, क्योंकि इसे आम्र वर्षा दोस्तों केरल में कहा जाता है। यह आम की फसल के लिए लाभदायक होती है, ठीक है। तो आम वर्षा दोस्तों ये केरल से संबंधित है। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का मानचेस्टर है। ऑप्शन है कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, चेन्नई। यहां पर आपका सही जवाब क्या है।
देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। यह दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित प्रमुख रूप से औद्योगिक नगरी है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है चेनाब, ताप्ती, सतलज, रावी। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। इस बांध का निर्माण दोस्तों 1948 में शुरू हुआ था, यह ध्यान रखिएगा, और 1963 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? ऑप्शन है कनाडा, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, जीवी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंतशयनम, डॉक्टर पीवी चेरियन। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर थे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। मावलंकर दोस्तों 1952 से लेकर 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष थे। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 212। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213, भारत के संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? राष्ट्रपति, वित्त आयोग, प्रधानमंत्री, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, संसद का खर्च नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम राज्य है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए शक्ति का मात्रक क्या है? जूल, जूल प्रति सेकंड, जूल सेकंड या किलोवाट घंटा। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, शक्ति का मात्रक या शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है या फिर जूल प्रति सेकंड होता है, दोनों होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, जूल प्रति सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आर्किमिडीज, गैलीलियो, डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, टूटकर गिरते पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने की थी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। इन्होंने बताया था दोस्तों कि टूटकर गिरते पिंड की दूरी समय के वर्ग के रूप में बढ़ती रहती है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। भारी जल की खोज किसने की थी? ऑप्शन है अर्कवेडमैन, रिचार्ड, हैंडवेल, यूरे। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, भारी जल की खोज 1931 में यूरे ने की थी, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। इसका उपयोग दोस्तों परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है डिप्थीरिया, क्षय रोग, टिटनेस, खसरा। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, बीसीजी का टीका क्षय रोग में प्रयुक्त होता है। किसमें होता है? क्षय रोग में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो बीसीजी वैक्सीन दोस्तों ये क्षय रोग में प्रयोग किया जाता है। क्षय रोग दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो आमतौर पर फेफड़ों को संक्रमित कर देता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है उत्तल लेंस या अवतल लेंस? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है वह नजदीक की वस्तु देख लेता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं? ऑप्शन है डिजिटल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट मेक इन इंडिया मिशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत दोस्तों 15 जुलाई 2015 को की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है दोस्तों, कौशल भारत कुशल भारत, ठीक है। और मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत दोस्तों 2014 में की गई। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब है दोस्तों सैफई इटावा में स्थित है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सभी पॉइंट्स यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ स्थित है? यह सुपर टेट एग्जाम में पूछा गया था 69,000 भर्ती में, तो इसका जवाब है दोस्तों खुर्जा में स्थित है, ठीक है। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों मथुरा में स्थित है, ठीक है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स आपके सुपर टेट और लेखपाल भर्ती के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट यह दोस्तों आगरा में है, इसको याद रखिएगा। सभी चीजें दोस्तों आपको एकदम तैयार कर लेना है, पूरा याद कर लेना है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, यह कहाँ स्थित है? यह दोस्तों आपका भदोही में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इंडियन ग्रेन स्टोरेज दोस्तों यह हापुड़ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह कहाँ स्थित है? यह दोस्तों उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ स्थित है? तो जूता संस्थान दोस्तों यह आपका कानपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सभी पॉइंट्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जेके कैंसर संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, तो याद रखिएगा कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अगला पॉइंट देखेंगे सेंट्रल टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट, यह कहाँ स्थित है? सेंट्रल टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट दोस्तों यह कानपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान दोस्तों यह आपका लखनऊ में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। चलिए अगला पॉइंट है बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों यह आपका लखनऊ में स्थित है, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर यह भी आपका लखनऊ में ही स्थित है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, तो फिश जेनेटिक रिसोर्सेज दोस्तों यह लखनऊ में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यह लखनऊ में स्थित है दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ है? यह भी दोस्तों आपका लखनऊ में ही स्थित है, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। तो एक एक पॉइंट को आप नोट करते हुए चलिए, याद करते हुए चलिए, तैयार कर लीजिए इसको, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर, यह कहाँ है दोस्तों? बरेली में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, यह दोस्तों आपका बरेली में स्थित है, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख शोध संस्थान है केवल उन्हीं को इस वीडियो में देखेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों
कपड़ा अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, यह कहाँ है? यह दोस्तों गाजियाबाद में है, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक वाइज हम देखेंगे सुपर टेट के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं को इस वीडियो में देखेंगे। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, यह दोस्तों आपका नोएडा में है, इसे याद रखिएगा। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, यह दोस्तों आपका नोएडा में स्थित है, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, यह दोस्तों आपका नोएडा में है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल साग सब्जी रिसर्च कहाँ है? यह दोस्तों वाराणसी में स्थित है। ये सभी दोस्तों आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इससे बाहर जो है शोध संस्थान से प्रश्न नहीं पूछेगा। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, यह प्रयागराज में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, यह भी दोस्तों आपका प्रयागराज में ही स्थित है। अगला पॉइंट है दोस्तों भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT, यह दोस्तों प्रयागराज और अमेठी में है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम था दोस्तों संयुक्त प्रांत और उत्तरी पश्चिमी प्रांत। देखिए दोस्तों 1836 ईस्वी के आसपास उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है। और 1877 के आसपास दोस्तों इसे उत्तरी पश्चिमी प्रांत अवध व आगरा के नाम से जाना गया। और दोस्तों याद रखिएगा 1902 के आसपास इसे संयुक्त प्रांत अवध व आगरा भी कहा गया, ठीक है। और 1937 से इसे दोस्तों संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया। और वर्तमान नाम इसका क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। और ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया है, ठीक है। और पूछा जाता है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। 24 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। राजधानी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों राज्य का विभाजन। देखिए दोस्तों 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था। 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था, तो यह भी तथ्य याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य का क्षेत्रफल कितना है यह आप लोग याद रखिएगा। राज्य का क्षेत्रफल है दोस्तों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। पहला स्थान राजस्थान का है दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर। और जनसंख्या के आधार पर दोस्तों पहला स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी तथ्य आप लोग याद रखिएगा, ये सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा दोस्तों हिंदी है, यह प्रथम भाषा है। द्वितीय भाषा है उर्दू। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है, इसे याद रखिएगा। और प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी। बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल कितनी संख्या है? तो कुल 80 सीटें हैं लोकसभा की, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो द्विसदनात्मक विधानमंडल है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय दोस्तों प्रयागराज में है। और खंडपीठ कहाँ है? खंडपीठ दोस्तों लखनऊ में है, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं इसे भी आप लोग देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर उत्तर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर में दोस्तों उत्तराखंड राज्य है और हिमाचल प्रदेश राज्य है। दोनों राज्य उत्तर में है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पूर्व में दोस्तों बिहार एवं झारखंड राज्य स्थित हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में दोस्तों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य हैं। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दोस्तों हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान राज्य स्थित हैं। तो ये जो है सीमावर्ती राज्य हैं, इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हुए चलिए।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला याद रखिएगा बलिया है, ठीक है। और सबसे पश्चिमी जिला दोस्तों शामली है। और सबसे उत्तरी जिला पूछा जाए उत्तर प्रदेश का तो सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी जिला दोस्तों सोनभद्र है। तो ये जो है चारों दिशाओं के जिले हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है? नेपाल है, इसको ध्यान रखिएगा। और नेपाल के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पीलीभीत जिला है जो नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। कुल 7 जिले हैं जो नेपाल के सीमावर्ती हैं, तो इन्हें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। राज्य में मंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्य में मंडलों की कुल संख्या वर्तमान में 18 है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। और प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 75 है। वर्तमान में दोस्तों 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, यह भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां से दोस्तों हम उत्तर प्रदेश का जो राजकीय प्रतीक है उसको देखेंगे, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखिएगा, राजकीय पशु आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का तो बारहसिंघा है, ठीक है। राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का? बारहसिंघा है, इसको जरूर याद रखिएगा। राजकीय पक्षी, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौच है, इसको याद रखिएगा। राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। आगे बढ़ते हैं। राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प दोस्तों पलाश का पुष्प है, इसको याद रखिएगा। और राजकीय चिन्ह की बात करते हैं, एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष होता है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजकीय खेल, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल दोस्तों हॉकी है, इसको याद रखिएगा। ये सभी पॉइंट दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। राजकीय भाषा आपसे पूछा जाए तो हिंदी और उर्दू है। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है उत्तर प्रदेश की। और राजकीय नृत्य, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य दोस्तों कथक है, इसको याद रखिएगा। तो ये सभी पॉइंट दोस्तों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।